जगत्सर्वं चराचरं भक्तस्तुतो भक्तपरः कीर्तिदः कीर्तिवर्धनः कीर्तिर्दीप्तिः क्षमा कान्तिः भक्तश्चैव दयापरा। अहंकार क्या है? अहंकार चित्त का तामसिक रूप है जो आपको एक सॉरी, जो आपके अनंतता, आपके डाइवर्सिटी, आपके अनंत रूपों को सीमित करके आपको एक शरीर में, एक मन में बांध के रखता है। वो अहंकार है जो आपको पूरी तरह से खत्म कर देता है, आपके रियल रियल स्वरूप को ही खत्म कर देता है। वो अहंकार है। अहंकार में दो वर्ड्स से बना है अहंकार। एक है अहम और दूसरा कार। हम मतलब होता है आई, और कार वो ऐसे ही लग जाता है, वो किसी भी वर्ड के साथ लग जाता है उसको इंडिविजुअल दिखाने के लिए। जैसे ओमकार, वैसे ही अहंकार। और इसको बहुत सारे हमारे गुरुओं ने कहा है कि अहंकार का अर्थ होता है जो अहम का कारण है, जो इस आई का कारण है, वो अहंकार है। इसीलिए उसको अहंकार कहते हैं। तो अहंकार बेसिकली और कुछ नहीं है, लिमिटेड परसेप्शन ऑफ सेल्फ। उसको अहंकार कहा जाता है कि मैं ये हूँ, जबकि मैं हर कुछ हूँ। तब भी मुझे अपने आप को लिमिट करना है। तो मैं अपने आप को लिमिट किस बेसिस पे करता हूँ? माइंड के बेसिस पे। तो इसीलिए पहले माइंड आता है, फिर अहंकार आता है। क्योंकि अहंकार बिना माइंड के, बिना मेमोरीज के हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अहंकार के होने के लिए एक सेट ऑफ मेमोरीज का होना आवश्यक है, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं। एट प्रेजेंट आप किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, कौन हैं आप, तो आप कहेंगे कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं एक ऑथर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक बेटा हूँ, एक बेटी हूँ, मेरा नाम एक्स है। तो ये सब कुछ एक मेमोरी है और कुछ भी नहीं। आपका नाम एक मेमोरी है, आपकी पर्सनालिटी, आपका ओहदा, पद, आप एक स्टूडेंट हैं, ये सब मेमोरीज हैं। और आप इन मेमोरीज से आइडेंटिफाइड हैं। तो अहंकार को एग्जिस्ट करने के लिए मेमोरीज की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है। बिना मन के वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अहंकार क्या है? कॉन्शियसनेस का तामसिक रूप, वो अहंकार है और कुछ भी नहीं। अहंकार कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है, शिव से अलग नहीं है, बस शिव का तामसिक रूप है अहंकार। जो शिव को ही बांध देता है एक लिमिटेड आइडेंटिटी में, एक लिमिटेड पर्सनालिटी में। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि का कि हम्म। और सॉरी सॉरी कॉल आ गया था। मैं कह रहा था अगर आपने ये क्वेश्चन है इनका, देखो मैं आपको एक और फॉरवर्ड कर देता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी। हाँ, ये क्वेश्चन है, इन्होंने बोला भी कि अगर आपने किसी के पिता बनकर अपने बच्चे के लिए वही किया जो आप करते हो, उसे वही बताया को अपने बच्चों को बताते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर वो रोने लगा या उदास हो गया तो इसमें मेरा क्या धर्म होना चाहिए? अगर और वो अब आपसे शायद बात भी नहीं करना चाहता। दिस इज क्वेश्चन, आप बता दीजिए। मैंने कर दिया है फॉरवर्ड। मुझे ये क्वेश्चन ठीक से
समझ में नहीं आया। तो अगर आप इसे और क्लैरिफ़ाई कर सकें तो बेटर होगा। तब तक हेलो मैं अपना क्वेश्चन हूँ क्या? सुरेश भाई, आप बोल रहे हैं? जी, पहले आप इस क्वेश्चन का को क्लैरिफ़ाई कर दें तो इसका आंसर अच्छा, मैं सॉरी ज़्यादा सॉरी। एक्यूरेट वे में कर सकूँ। एक्चुअली मेरा नेटवर्क नहीं आया था, मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोल तो दिया था। देखो ये क्वेश्चन है, मैं अच्छा, आपको एक अच्छा। बार जो जिनका ये क्वेश्चन क्या है वो बोल सकते हैं? है नहीं शायद विषय में। मैं आदि क्लैरिफाई कर आदि सकता हूँ। हाँ, बता दीजिए इमेज। मैं मुझे कर भी दूं समझ नहीं क्लैरिफाई? आया क्वेश्चन। जरूर ये जरूर, बोल करिए करिए। ये बोल रहे हैं कि अगर पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन है कि मैं पिता हूँ और मैंने अपने बच्चे के लिए हर एक चीज किया जो पिता का धर्म होता है, बट वो बच्चा रोने लगा, वो बच्चा उदास हो गया, तो उस पे मेरा क्या धर्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? हुँ, हुँ। और वो तो अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे सबसे पहला चीज़ जो आपको करने की आवश्यकता है, आपको अपनी परिस्थितियों का सही आंकलन करना होगा पहले। क्या है, क्या नहीं है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपने उससे कही है जो उसे बुरी लगी? क्यों उसे उस बात का बुरा लगा? कि आपका टोन सही नहीं था? क्या वो सही तरीके से आपको समझ नहीं पाया? बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना होगा इसके लिए। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है उसे सही तरह से बात करके समझाना। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो अभी आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तो एट प्रेज़ेंट कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए। चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती है, गुस्सा धीरे-धीरे करके सेटल हो जाता है। फिर जब वो सही बुद्धि में आ जाए तो उसे समझाने की कोशिश करिए कि क्यों जो आप कह रहे हैं उसके भविष्य के लिए बेटर है। फिर भी अगर आप उसे सही में नहीं समझा पा रहे हैं, तो एक नेगोशिएशन कीजिए। मैं तुम्हारी बात थोड़ी सुनता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। एंड तब भी अगर नहीं सुना तो फिर इग्नोर इट, फ़ोर्स कीजिए। अगर वो उसके लिए सही में सही है, तो उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो उसके लिए हानिकारक अ, चीज़ें क्रिएट करता है, हानिकारक सिचुएशन इन फ्यूचर क्रिएट करता है, अगर वो उसे नहीं करता है, तो उसे ज़रूरी है कि वो करे। एग्ज़ाम्पल एक बच्चे का पढ़ना या स्कूल जाना, वो एट प्रेज़ेंट उसके लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको कष्टदायक लग रहा है, बट उसके लिए वो आवश्यक है। अगर वो उसके लिए बुरा मानता है, तो उसे मानने दीजिए। जब उसे रियलाइज़ होगा कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट था, लैंग्वेज जानना कितना इम्पोर्टेंट था, तो उसे समझ में आएगा। तो कभी-कभी भगवान भी हमारे साथ यही करते हैं, वो भी एक पिता ही हैं। कभी-कभी हमारे साथ वो करते हैं ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं है। जब हम खफ़ा हो जाते हैं भगवान से कि हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, तो भगवान क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तभी हमें लगता है कि भगवान है नहीं, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी था तो उस समय कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान चाहते हैं कि कैसे भी तुम उसको फ़ेस करो, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, यहाँ पे कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। तो समटाइम्स हमें कुछ नहीं करके भी देखना चाहिए। वो कहते हैं ना, ईट 5 स्टार डू नथिंग। तो ये मेरे अकॉर्डिंग सही एक्शन है इस सिचुएशन में। बाकी इसे आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडैप्ट कर लीजिए। आई थिंक दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन।
आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये वाला जो जेश ने फॉरवर्ड किया है। स्कूल के वक्त से ही मैं गायत्री मंत्र का की चैंटिंग करता आ रहा हूँ, क्योंकि प्रेयर्स में यही यूज होता है। तो मैं मेडिटेशन में इस मंत्र को यूज करना शुरू कर दिया था। बाद में ऑल्दो ज्यादा इंटेंसिवली नहीं कर रहा था, गैप्स भी होते थे। लास्ट ईयर के एंड में मैं विज्ञान मेरुतंत्र की ब्रीथिंग एक्सरसाइज को इसमें ऐड कर दिया और कंटिन्यूसली करना शुरू कर दिया। फिर कुछ महीनों तक सब ठीक चला, बट इसी साल पिछले 3-4 महीने से कुछ अजीब हो रहा है। मेडिटेशन के वक्त जब थॉटलेस स्टेट में जाता था तो कभी कभी बॉडी अपने आप फॉल करने लगती थी और फिर अचानक से अवेयरनेस बॉडी पर आता था। बट ये कुछ टाइम तक चला, फिर बंद हो गया। लेकिन बाद में फिर बॉडी वाइब्रेट होना शुरू हो गया, और एक एनर्जी जैसे कुछ अंदर से कम हो रहा हो ऐसा फील होने लगा। और वाइब्रेट होने के साथ साथ हेड भी गोल गोल घूमना शुरू कर देता है अपने आप। लगता है कुछ कंट्रोल में है ही नहीं, और कोई और करवा रहा है। और अब तक यही चीज चल रही है, बट समझ नहीं आ रहा कुछ। ये क्वेश्चन है। ये आवाज आ रही है सुरेश भाई? मैं कह रहा था मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ये क्वेश्चन था, मैंने हम्म, पढ़ लिया। फिर भी मैं आपको एक और बार ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन था। चैट में आप देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ हाँ। देखिए, जो भी आपने इसमें लिखा कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही कॉमन एक्यूरेंस है, बहुत सारे साधक इसको फेस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अनअवेयर हो के बॉडी का नीचे गिरना, ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है कि आप डेप्थ में जा रहे हैं मेडिटेशन के। इसका यूजुअली मतलब है, चाहे आप इसको मानना चाहें या नहीं मानना चाहें, चाहे आपकी इसको सुन के ईगो हर्ट हो, बट इसका आम तौर पे मीनिंग होता है कि आप एक ऐसे अवस्था में जा रहे हैं जो नींद से सिमिलर है। तो आप अनकॉन्शियस होने लगते हैं और आपकी बॉडी गिरने लगती है, और जब वो गिरती है तो आप फिर कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था है जो स्वप्न नहीं, नींद नींद से सिमिलर है, अनकॉन्शियस स्टेट। और एनीवे मेडिटेशन में अनकॉन्शियस होना इज नॉट एट ऑल गुड। जब मेडिटेशन आप अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं बॉडी की, तो उस समय आप कैसे अनअवेयर हो सकते हैं? अगर आप अनअवेयर हो रहे हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है, चाहे वो थॉटलेसनेस हो या जो भी हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सबसे बड़ी नहीं बट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ये है मेडिटेशन में। हमें लगता है कि हम थॉटलेस स्टेट में जा रहे हैं, कि हम शून्य अवस्था में जा रहे हैं, बट एक्चुअली हम डीप के स्टेट में जा रहे होते हैं। जब हम अनअवेयर हो जाते हैं अपने थॉट्स के प्रति, थॉट्स चल रहे हैं बैकग्राउंड में बट हम अनअवेयर हैं, और वो एक ऐसा अवस्था है जो बहुत करीब है नींद के, जो बहुत करीब है डीप स्लीप के, और उसको हम थॉटलेस स्टेट मान लेते हैं। और उसमें क्या होता है, बॉडी तो गिरेगी ही, और उसको हम समझ लेते हैं कुछ कुछ सुपर नेचुरल, कुछ डिफरेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, आपने एक्सपीरियंस किया कि बॉडी वाइब्रेट होने लगी, जैसे एनर्जी, ये वो, ये भी बहुत ही नॉर्मल स्टेट है, बहुत ही नॉर्मल स्टेट ऑफ मेडिटेशन है। 10 में से 7 इंसान के मैसेजेस में मुझे यही सुनने के लिए मिलते हैं कि बॉडी वाइब्रेट हो रही है मेडिटेट करते समय। तो इसके होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, एक रीज़न नहीं है। तो वन ऑफ द मैनी कॉजेस हो सकते हैं इसके पीछे। एक कारण जो बहुत कॉमन होता है वो ये है कि प्राण वायु जो है वो रिलीज हो रही है, जो ऐसे ऐसे जगह पे स्थिर हो गई थी, जहाँ से वो निकल नहीं पाई कभी। कुछ कुछ नाड़ी, कुछ कुछ चक्रों में प्राण वायु स्थिर हो जाती है, रुक जाती है वहीं पे, वहां से वो मूव नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उन चक्रों में मूवमेंट नहीं होती है। तो जो जहाँ था वो चक्र वो नाड़ी वो डोरमेंट हो जाते हैं, वो हिलते नहीं हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए वो जो प्राण वायु है वो वहीं पे स्थिर हो जाता है, वो मूव नहीं करता। हाँ। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं
तो हमारे ये चक्र और ये नाड़ी धीरे-धीरे करके मूवमेंट में आते हैं और इसीलिए इनके अंदर जो प्राण वायु कैद थी, वो रिलीज़ होने लगती है और जब ये रिलीज़ होने लगती है पहली-पहली बार तो हमारा शरीर वाइब्रेट होने लगता है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि मेडिटेशन का इफ़ेक्ट होता है ब्लड पे भी, ब्लड के फ्लो में भी। तो जब ब्लड बहुत ज़्यादा अ, अल्टर होने लगता है, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगता है, बहुत सारे मॉडिफ़िकेशंस आने लगते हैं ब्लड के फ्लो में, तो भी बॉडी वाइब्रेट करती है। बट वन आंसर है एक लाइन में कि आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है मेडिटेशन, बहुत, बहुत ज़्यादा कॉमन। फिर सिर गोल-गोल घूमना शुरू कर देता है, ये भी बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। करना क्या है आपको? कुछ भी नहीं, मेडिटेट करते रहो, प्रैक्टिसेस करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। को इस पे आपको ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है, जस्ट लीव इट। ट्राई करो मेडिटेशन को सही से करने का, सही से आसन में बैठने का, सही से एकाग्रता के साथ उस चीज़ पे कॉन्संट्रेट करने का जिस पे आप मेडिटेट कर रहे हो। आपने कहा कि आप ब्रेथ पे मेडिटेट कर रहे हो गायत्री मंत्र के साथ, तो उस मंत्र के साउंड पे अपने ध्यान को कांस्टेंट करो, ये नहीं होगा। और साथ ही साथ आप डाइट में कुछ-कुछ मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो। जैसे ये सारे प्रॉब्लम्स यूजुअली डाइट में मॉडिफ़िकेशन करके भी शांत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप एक चीज़ कर सकते हो कि जब भी आप खाना खाओ, तो कम खाओ उसको। योगिक उसमें ट्रेडिशन में कहा जाता है कि आप 24 कड़ खाना खाओ। मीन्स जो आप एक हाथ से खाते हो, पहले हम लोग हाथ से खाते थे, तो आप 24 बार हाथ को मुँह में लो, मतलब हाथ से खाना उठाओ, उसको मुँह में लो। तो बस 24 बार, उससे ज़्यादा नहीं। 24 कड़ खाया जाता था योगिक ट्रेडिशन में। इसका सिंपल सिंपल वे में इसको कहें तो उतना मत खाओ कि आपका पेट पूरी तरीके से फुल हो जाए। ऐसा फ़ील होना चाहिए आपको कि आपका पेट 1/3 भरा है, ज़्यादा खाना ही नहीं है। भोजन बहुत कम करो, योगी ज़्यादा खाते ही नहीं हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि 3 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, जो बीमार रहते हैं वो 3 बार खाते हैं, 2 बार खाए भोगी और 1 बार खाए योगी। तो योगी कम खाते हैं। तो अगर आप कम खाओगे तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी अनअवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें, वो नहीं होगा। अब जब आप खा रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा चबा के खाओ। योगिक ट्रेडिशन में कहा जाता है कि 24 बार आपको चबाना चाहिए अपने खाने को। तो जो भी खाओ, पहली बात तो बहुत कम खाओ। दूसरी बात, उसको इतना चबाओ कि डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम ना हो। और अगर डाइजेशन में एनर्जी कंज़्यूम नहीं होगी तो आप अनअवेयर नहीं होगे, क्योंकि वो एनर्जी ब्रेन तक जाएगी। हम अनअवेयर इसीलिए होते हैं, हमें नींद इसीलिए आती है क्योंकि हम हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि वो एनर्जी डाइजेशन में चला जाता है। तो हमारा बॉडी सिग्नल करता है कि अब सोने का टाइम है, ताकि सही से खाना को पचाया जा सके। इसीलिए कम खाओ, खाने को अच्छे तरीके से चबाओ, ताकि डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम ना हो और आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें जो आप कर सकते हो। आई थिंक दिस आंसर्स द क्वेश्चन। सुरेश भाई, एक क्वेश्चन तो और है लेकिन अभी आई थिंक टाइम हो गया आपका, तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये दिशा की तरफ से है कि व्हाई इज दैट सम पीपल हैव विल पावर एंड अदर्स डोंट, ये वाला। हुँ। ऐसा नहीं है कि सम पीपल हैव विल पावर एंड अदर्स डोंट, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसमें विल पावर नहीं है। अगर आप में विल पावर नहीं होता तो सबसे पहले आप रोज़ खाना खाने कैसे चले जाते? अगर आपको लगता है कि आप में विल पावर नहीं है ना, तो आप ट्राई करो 3 दिन तक भूखे रहने का। आपको पता चल जाएगा आप में कितना पावर ऑफ विल है। ऐसा है कि हम अपने विल को एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, हम उस पावर को यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे पास विल पावर है नहीं। हमने उसे डॉर्मेंट छोड़ दिया है। बॉडी का ये रूल है कि जिस भी चीज़ को आप यूज़ नहीं करोगे, उसमें एनर्जी नहीं जाएगी। बॉडी उसको एनर्जी कट करने लगेगा उस चीज़ से।
जैसे एक कॉरपोरेट ऑफिस है, उस ऑफिस में सबको सैलरी मिल रही है इक्वल। अब एक इंसान जो एक एम्प्लॉय है ऑफिस का, उसके काम की आवश्यकता नहीं है, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो उसकी सैलरी कट होने लगेगी, उसे ना के बराबर सैलरी दिया जाने लगेगा, इनफैक्ट उसको फायर भी कर सकते हैं। तो वही होता है शरीर के साथ, जिस भी चीज़ को आप यूज़ नहीं करोगे उस चीज़ में एनर्जी देना कट हो जाएगा, उस चीज़ को एनर्जी कम दिया जाएगा, और इनफैक्ट एक समय आएगा जब उसको एनर्जी देना ही खत्म हो जाएगा, उस चीज़ को एनर्जी नहीं दिया जाएगा अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो। आप चाहो तो अपना अपने हाथ को हिलाओ ही मत कभी। अगर आप करना चाहते हो, डेmonstrate करना चाहते हो इस फिनोमेना को, तो अपने हाथ को मूव करना बंद कर दो। 10 साल 15 साल के बाद आप देखोगे कि आपका हाथ हिल ही नहीं पा रहा, और वो सूख गया है पूरी तरीके से, ना उसमें खून जा रहा है, ना उसमें एनर्जी जा रही है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जैसे वो आपके शरीर का पार्ट ही नहीं है। तो उसको यूटिलाइज करो तो उसमें एनर्जी जाएगी, यूटिलाइज नहीं करो तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। विल पावर के साथ भी सेम केस है, विल पावर को यूटिलाइज करो, वो स्ट्रांग बनेगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी जाएगी। विल पावर को यूज़ नहीं करो, वो खत्म हो जाएगा, आप क्षमता खो दोगे, विल का क्षमता खो नहीं दोगे, इट इज़ जस्ट दैट कि वो डॉर्मेंट हो जाएगा, वो सो जाएगा, उसको वापस जगाना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर पावर ऑफ विल नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि उसको यूज़ करो, उसको हर दिन यूज़ करो, अपने पावर ऑफ विल को। कैसे कर सकते हो यूज़? एक बहुत ही सही मेडिटेशन प्रैक्टिस है, सांस को रोकने का, प्राणायाम करने का। ट्राई करो 10 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड सांस को रोकने का, ब्रेथ रिटेंशन का। तो उससे आपका पावर ऑफ विल यूटिलाइज होगा। आप हफ 1 महीने में 4 दिन फास्टिंग कर सकते हो, हफ्ते में 1 बार। इससे आपका पावर ऑफ विल यूटिलाइज होगा। आप अपने आप को जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उस उतना आपका पावर ऑफ विल यूटिलाइज होगा। तो ये 2 प्रैक्टिसेस हैं, व्रत करो, प्राणायाम करो, सांस रोकने की प्रैक्टिस, कुंभक लगाने की प्रैक्टिस। इससे आपका विल पावर धीरे धीरे करके स्ट्रांग होगा। फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि हाँ, जो भी आपका एडिक्शन है, जैसे इंस्टाग्राम यूज करना, स्क्रॉल करना, उन सबको डिलीट कर दो, या डिलीट मत करो, कॉन्शियसली मत खोलो उसको, कोशिश करो कॉन्शियसली उसको ना खोलने की। इससे भी आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। तो आई थिंक दैट्स आंसर दिस क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन तो सारे हो गए हैं, टाइम भी हो गया है, 1 आवर का शायद होता है, तो क्वेश्चन सारे नहीं हुए वैसे तो काफी रह गए हैं, तो अभी आप भाई कह दीजिए। एक और क्वेश्चन पूछ एक और पूछ क्वेश्चन लीजिए सुरेश भाई, बता दीजिए हाँ अगर हाँ, आपका ठीक है, टाइम हो एक तो और एक क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछ लीजिए। अगर अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो मैंने तो ये तरीका पे एक सवाल देखा था, हो गया बहुत वीक, कि अगर हम मेडिटेशन करें, अगर हम स्कूल वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं, ओ सॉरी ऑफिस वर्क कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे एक निश्चित समय पे पहुंचना होता है। अगर हम वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं तो कैसे टाइमर लगा के करें या ना करें, बस यही पूछना था। और कैसे अगर हम कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि कितना समय हो गया है? अगर आपको सही में टाइम को मेजर करना है कि आप कितने टाइम तक मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप टाइमर लगा लीजिए, सिंपल एज दैट। बट क्यों करना है टाइम को मेजर? अगर सही में आवश्यकता है टाइम को मेजर करने की, तो आप टाइमर लगा लीजिए। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आपको हर दिन अपने मेडिटेशन के ड्यूरेशन को इंक्रीज करना है, आपको अपने आप को फोर्स करना है कि आज मैंने 15 मिनट किया, कल 20 मिनट करना ही करना है, तो ऐसे केस में आप टाइमर लगा लीजिए। लेकिन जैसे कहानी है कि इसका सारांश ये है कि जब आप अपने बच्चों को या जिससे आप प्रेम करते हो, उन्हें जब आप पैसे देते हो, आप काउंट नहीं करते, उसका ट्रैक नहीं रखते कि आप उनको कितना पैसा देते हो या कितना समय देते हो। जब आप अपने प्रेमी से बात करने में
कभी-कभी घंटे हो जाते हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब अपने फैमिली मेंबर्स, जब आप उनसे बात करते हैं तो आप ये सोच के बात नहीं करते हैं कि इन्हें सिर्फ़ इतना ही समय देना है। इनका अपॉइंटमेंट था 1 घंटे का तो इन्हें उतना ही देना है। आप कभी काउंट ही नहीं करते हैं कि आप उसको कितना समय देते हैं। कभी-कभी 2-3 घंटे हो जाते हैं, कभी-कभी रात निकल जाता है। उसी तरीके से जब आप भगवान से कम्युनिकेट कर रहे हैं मेडिटेशन के माध्यम से, तो क्यों आपको ट्रैक रखना है कि आप कितनी देर कर रहे हैं? क्यों आप ट्रैक पर रख रहे हैं कि आप कितनी माला जाप कर रहे हैं? जी, बताइए? पर आपने पॉडकास्ट में बोला था कि अगर आप 3 माला जाप कर रहे हो, तो उससे कम नहीं कर सकते, बट उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। ऐसा क्यों? हाँ, ये बिगिनर स्टेज के लिए जब आप शुरू कर रहे हैं, तो कभी भी कम मत करिए, ज़्यादा करिए। और जब आप माला क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद ट्रैक रखना बंद कर दीजिए। उसके बाद बस कम्युनिकेशन में चले जाइए भगवान से। 3 माला का ट्रैक इसीलिए है ताकि आप उससे कम ना कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप उससे ज़्यादा ना कर सकें। ऐसा है कि उससे कम ना करें। ये आपके विल पावर को इंक्रीज़ करने के लिए है और ये आपके संकल्प शक्ति को इंक्रीज़ करने के लिए है, इसीलिए। बाकी आप जितना करें 3 माला से ज़्यादा, उसमें कोई रोक नहीं है। कोई 10 माला करना है, 20 माला करना है, 30 करना है, कोई रोक-टोक नहीं है। जी, अच्छा। धन्यवाद। चलिए, तो अभी टाइम हो गया है और जितने भी लोग हैं, मैं कह रहा था जितने भी लोग हैं सबको जिन जिन का क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट में जब भी आएंगे सुरेश भाई तब पूछ लेना, क्योंकि टाइम भी एक बड़ी चीज है। अभी 1 घंटा हो चुका है, तो सुरेश भाई आप हाँ, बाय हाँ। कह सकते हैं सबसे। हाँ, हाँ, क्या? मैं कह रहा था आप सबसे बाय कह सकते हैं, मतलब मैं कह रहा था कि सब। जी, तो जाने से पहले मैं एक एक क्वेश्चन का और आंसर करता हूँ। किसी ने स्वरूप ने पूछा था रीइंकार्नेशन के बारे में कि अगर सब एक हैं तो रीइंकार्नेशन कैसे होता है? सब एक हैं, नो डाउट। सब एक ही हैं, सब एक ही कॉन्शियसनेस से बने हैं। बट उस कॉन्शियसनेस ने अलग-अलग रूप धारण किया है, ठीक है? तो वो एक ही है जो 2 बनता है माया के कारण। तो रीइंकार्नेशन जीवात्मा का होता है, ना कि कॉन्शियसनेस का होता है। कॉन्शियसनेस कभी रीइंकार्नेट नहीं करता। कॉन्शियसनेस स्थिर रहता है। रीइंकार्नेशन जीव करती है। मन, बुद्धि, अहंकार अपने संचित कर्मों के कारण रीइंकार्नेट करती है। जीव रीइंकार्नेट करता है, आत्मा रीइंकार्नेट नहीं करती है। अब उदाहरण के लिए जब आप स्वप्न देखते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं अद्वैत के पर्सपेक्टिव से। जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपके सपने में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आपके सपने में आपका दोस्त होता है, आपके सपने में स्ट्रेंजर्स होते हैं, आपके सपने में माता-पिता, फैमिली होती है। तो वो सारे लोग कहाँ से आ गए जब आपका सपना है? सपना तो एक ही इंसान देख रहा है और जब एक इंसान सपना देख रहा है तो इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? वो और कोई नहीं, कल्पना होते हैं। तो उसी तरीके से अद्वैत के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये चेतना एक सपना देख रही है। सपने में जितने भी कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं स्वरूप, जितने भी कैरेक्टर्स, मैं और जितने भी लोग हैं, वो सब और कुछ नहीं, आपकी कल्पना है। माया के कारण आपको डाइवर्सिटी दिख रही है और वास्तव में जो है ही नहीं। एंड दिस अप्लाइज इन द केस ऑफ एवरीवन जो भी इसको सुन रहा है। दिशा, अनुज, जो भी इसको सुन रहे हैं, ये आप सबका सपना है और इस सपने में जितने बाकी कैरेक्टर्स हैं वो सब आपकी कल्पना है, ठीक है? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको फिर कभी समझाएंगे, बट ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। विद दैट सेड, इस कॉन्फ्रेंस कॉल को, इस क्वेश्चन एंड आंसर के अच्छा सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। जी। सुरेश भाई, एक चीज मैं पूछूं। हम्म। अभी वैसे तो खत्म हो चुका, तो क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल सी पॉडकास्ट कब आएगा? इतने लोग इतने क्वेश्चन देखिए मतलब। अभी मैं, हाँ, 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 बताइए बताइए आप बताइए। अभी मैंने 2 दिन पहले ही अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर मैं अभी रिसेंटली केदारनाथ धाम से आया हूँ। एंड आए हुए 2 दिन ही हुए हैं और मेरी हेल्थ खराब हो गई। तो बस धीरे धीरे जैसे मैं रिकवर होता हूँ, वापस ट्रैक पे आते हैं अपने कामों के, चलो, आपने बोल दिया, वही पॉडकास्ट जो भी ठीक है। है। लोग ठीक अब है। हर दूसरे दिन कमेंट करते हैं। चलिए सुरेश, ठीक है, तो आप तो अभी तो आप जा रहे हो, बट आपका इमॉर्टल टॉक्स जी। वे मुझे बहुत मिस्टिक लगते हैं।
हाँ हाँ जो इमॉर्टल टॉक्स है इंस्टाग्राम पेज, वे मुझे बहुत ही मिस्टिक लगते हैं। आई थिंक बहुत ही जेन्युइन है वो। क्या राय है आपकी? देखिए, ज्ञान ही गुरु है। जहाँ से ज्ञान मिल रहा है उसको ले लें। जेन्युइन है नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। अगर वो सही नॉलेज दे रहे हैं, जहाँ से भी दे रहे हैं, टेक इट, उसको अप्लाई करो, क्योंकि एट द एंड सब आपके ही कॉन्शियसनेस की इमेजिनेशन है। तो दैट आंसर्स इट। क्या फर्क पड़ता है, क्यों जानना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं? अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, अगर आप उसे रिलेट कर पा रहे हैं, अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इस स्वप्न से जागने में, तो यूज इट। चलिए, तो थैंक यू सुयश भाई। सर थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। कोई बात राधे नहीं। राधे। मेरा बस ये इंटेंशन है कि आप सब आगे बढ़ें इस चीज़ में, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं यहीं पे हूँ। मुझे, जब मैं अपनी साधना कर रहा था तो कोई मिला नहीं क्वेश्चन आंसर करने के लिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा जितना भी कर सकूँ। यूजुअली बहुत सारे मैसेज आते हैं तो सबको मैं इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस ग्रुप के माध्यम से, इस वॉइस चैट के माध्यम से, कि आप सबके क्वेश्चन को वीकली या बाय मंथली आंसर कर सकूं। तो आई होप कि ये प्रैक्टिस रिजल्ट ला रही है। आप सबको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल रहा है। तो विद दैट इंटेंशन इसको खत्म करते हैं। ऑनेस्टली काफी हेल्प करता है, हम सबका हेल्प करता है। जी। सारे ग्रुप्स में ओम कम्युनिटी नमः अच्छा है शिवाय। एक। ओम नमः शिवाय। सब बाय कह दीजिए। बाय बाय। थैंक यू। राधे राधे। चलिए विषय एंड कर रहे हैं। बाय।